नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो मुझे पता है आपके कई सारे सवाल होंगे कि सर इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अब मैं लगातार वीडियो डालूंगा ज्योग्राफी की, लेकिन कुछ ऐसे मामलों में फंस गया था जिसको कारण मैं ही एक लूप में फंस गया था, क्या ही आपको समझाऊं। लेकिन अब से लगातार वीडियोस आएंगी। जब भी ये कहता हूँ तो आती नहीं है, लेकिन अब पक्का ज्योग्राफी की वीडियोस लगातार आएंगी। इकोनॉमिक्स का भी आपको कोर्स मिलेगा, सब कुछ होगा। मैं ऐसे मैटर में फंस गया था जहाँ मुझे बहुत सारा समय लग गया। एक शेर है ना कि फ़लसफ़े की बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, सुलझा रहा हूँ डोर सिरा मिलता नहीं। तो ऐसी डोर सुलझा रहा था जिसका सिरा मिल ही नहीं रहा था। और अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि हमने भूगोल की सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें मैं आपको नदियों के बारे में पढ़ा रहा था। तो नदियों में मैंने आपको बताया था कि मैं 3 वीडियो डालूँगा। पहली वीडियो में मैंने आपको सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया। आज मैं आपको गंगा नदी तंत्र कंप्लीट कराऊंगा, और इससे नेक्स्ट वीडियो जो कि कल या परसों जल्दी ही, अब मतलब लगातार ही आपको सब वीडियोस मिलेंगी, अब गैप नहीं होगा। ये पिंकी प्रॉमिस है। तो अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ा दूंगा, फिर पूरा गंगा नदी तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले भी कई स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर आप ज्योग्राफी दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो यूट्यूब पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई थी ना, वो 3 साल पहले पढ़ाई थी। बहुत सी चीज़ें उसमें अपडेट हो गई हैं। तो जो अब ये सीरीज चल रही है, इसमें सारी अपडेटेड नॉलेज आपको मिलेगी। जो भी अपडेटेड डाटा है वो मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने गंगा नदी तंत्र पढ़ाया था यूट्यूब पर, और अभी तक यूट्यूब पर गंगा नदी पर देखे जाने वाली सबसे ज़्यादा व्यूज़ जिस वीडियो पर हैं वो मेरी ही वीडियो है। लगभग 6 मिलियन 60 लाख लोगों ने गंगा नदी तंत्र की वीडियो देखी है जो मैंने अपलोड की थी। उसका जो मैंने डायग्राम बनाया था ना, ज़्यादातर थंबनेल पर आप देखोगे वही डायग्राम बना होता है यूट्यूब की। तो वो मैंने वीडियो डाली थी। आज हम कुछ और रोचक तथ्य भी पढ़ेंगे, कुछ और भी डाटा इसमें देखेंगे। तो चलिए, पूरी वीडियो कंप्लीट होगी पहले की ही तरह, और लास्ट में जो मॉडर्न पैटर्न के आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम गंगा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल, यानी कि गंगा नदी निकलती कहाँ से है, जैसे कि आप ये देख रहे हो। तो देखिए, जो गंगा नदी है ना, जिसे हम माँ गंगा कहते हैं, गंगा नदी कहते हैं, ये 2 नदियों के संगम से बनी है। एक है भागीरथी नदी और दूसरी है अलकनंदा नदी। समझे आप? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती हैं। ये देखिए, यह भागीरथी नदी और ये आ रही है ऊपर से अलकनंदा नदी। ये दोनों एक जगह पर देवप्रयाग में आकर मिलते हैं, और यहीं से फिर ये गंगा नदी कहलाती है। समझे आप? तो गंगोत्री हिमानी से भागीरथी निकलती है, और संतोपत, ये हिमानी मतलब होता है ग्लेशियर, सतोपंथ हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है। देखिए आप, ये निकल रही है अपनी भागीरथी नदी, और ये येलो वाला जो है ये अपना अलकनंदा नदी, दोनों मिलते हैं, यहाँ से फिर कहलाती है गंगा नदी। तो आपको इतना क्लियर हुआ कि गंगा नदी कहाँ से बनती है। उसके बाद देखिए, गंगा नदी के आगे, गंगा नदी से मतलब बनने से पहले ही जो ये भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी है ना, इसमें कई सारी नदियां आकर मिलती हैं। और जहाँ पर 2 नदियाँ मिलती हैं, या मिलती हैं, उसे प्रयाग कहा जाता है। 2 नदियाँ या 2 नदियों से ज़्यादा मिलता है, जहाँ पर 2 या 3 हो जाएँ या 4 भी हो जाएँ, उसे प्रयाग कहा जाएगा। तो हम आप देखोगे कि जहाँ पर 2 नदियाँ मिली हैं उसे प्रयाग नाम रखा गया, जैसे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो यहाँ से ना प्रश्न बहुत सारे बने हैं कि बताइए कि विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ कौन सी दूसरी नदी मिलती है। तो जैसे धौली गंगा। यहाँ पर आप देखोगे ये जो पिंक वाली नदी दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये कौन सी है? अलकनंदा नदी। आपको समझ आ रहा है ना, ये वाली अलकनंदा नदी है पूरी। भागीरथी तो इधर है, ये वाली। भागीरथी में केवल आपको भिलांगना पूछी जाती है, ये वाली देखिए, दिख रहा होगा आपको, भिलांगना नदी मिल रही है। यही ज्यादातर पूछी जाती है भागीरथी नदी में। कौन सी? भिलांगना। और आसान भी है, भा से भागीरथी और भा से भिलांगना नदी है। तो अगर ऑप्शन आएगा भी तो भागीरथी का, और यहाँ पर इधर अलकनंदा होगा, तो भा भा वाला मैच कर देना आप। तो भागीरथी से भिलांगना नदी मिलती है। पर प्रश्न ये वाला पूछा गया था, इसीलिए मैंने कवर कर दिया, भिलांगना नदी वाला एसएससी में पूछा गया था। और ज्यादातर तो प्रयाग से प्रश्न बनते हैं। प्रयाग में आप देखोगे कि एक नदी तो कॉमन है, ये वाली अलकनंदा नदी। आप देख रहे हो ना, अलकनंदा नदी तो कॉमन है। इसमें ये दूसरी नदी आकर मिल रही है कोई ना कोई, ये वाली देखिए इधर जो राइट साइड लिखी है, और उसी को प्रयाग कहते हैं, जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं। तो प्रश्न पूछाएगा कि हाँ बताइए, अलकनंदा भागीरथी जहाँ मिलती है उसे कौन सा प्रयाग कहते हैं, या देव प्रयाग में अलकनंदा के साथ कौन सी सहायक नदी मिलती है। ऐसे मतलब घुमाकर कैसे भी प्रश्न पूछ लिया जाए, बस आपको अलकनंदा के साथ वाली नदी याद रखनी है और उसका प्रयाग याद रखना है। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ,
आप देखोगे कि अलकनंदा में सबसे ऊपर धौली गंगा मिलती है अलकनंदा के साथ, और जहां पर यह मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा इसका एक कहानी भी समझाऊंगा। नंदाकिनी जहां पर अलकनंदा से मिलती है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। तो इसे याद रखना कौन सा मुश्किल है, नंदाकिनी में नंद है और प्रयाग में भी नंद है, तो ये तो ऐसे क्लियर हो गया। पिंडार नदी जहां मिलती है अलकनंदा से उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। क्या, कर्ण प्रयाग। और यहाँ पर आप देखिए केदारनाथ के पास से चोरावरी ग्लेशियर से एक नदी आती है मंदाकिनी, इसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। कौन सा, रुद्रप्रयाग। और देवप्रयाग जो है वहां पर तो आपको पता ही है कि अलकनंदा और भागीरथी आकर मिलती है, तो उसे गंगा नदी कहा जाता है। इतना तो आपको पता है ना, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है, उसे गंगा नदी कहते हैं। बाकी आपको ये नंदाकिनी भी याद ही हो ही गया, नंद प्रयाग। अब देखिए ज्यादातर ना धौली गंगा और रुद्रप्रयाग अभी तो आप पढ़ रहे हो, अभी आपके सामने है सब कुछ, तो आपको याद होगा कि हाँ ये तो याद ही है। लेकिन जब एग्जामिनर क्वेश्चन डालता है उसमें इतने सारे ऑप्शन होते हैं और वहां पर टाइम प्रेशर होता है ना, तो वहां पर भूल जाते हैं हम। तो वहां पर छोटी छोटी ट्रिक काम आती हैं। और ये कोई ट्रिक भी नहीं है, जब मैंने आपको पहले गंगा नदी पढ़ाई थी ना, वहां पर एक कथा से सुनाई थी, एक पुरानी कथा है जो आपने भी सुनी होगी। अगर पहले हम बचपन में गंगा माँ का सीरियल आता था तो उसमें भी ये कथा थी। और गंगा नदी में अगर आप पुरानी कथा पढ़ो तो आपने सुना होगा कि गंगा नदी का अवतरण कैसे हुआ। भागीरथ ने तपस्या की थी। आपने अगर पुरानी कथा में आपको बता रहा हूँ कि भागीरथ ने तपस्या की थी तो गंगा माँ का अवतरण हुआ था ना धरती पर। तो उसमें बताया गया था हमारी पुरानी कथाओं में कि जो गंगा निकली हैं वो विष्णु के पैरों से निकली हैं, भगवान विष्णु के चरणों से। तो भगवान विष्णु के चरणों के धूल से आप समझ लो कि गंगा निकली है। ठीक। तो भगवान विष्णु के चरणों के धूल से धौली गंगा कहाँ पर अलकनंदा से मिलती है, उसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग। तो एक तो आपका ऐसे ही क्लियर हो गया, भगवान विष्णु के चरणों के धूल से निकली है गंगा माता, तो विष्णु प्रयाग। उसके बाद क्या होता है, गंगा का वेग इतना होता है ना कि धरती जो है उसको फट जाती है। अगर मतलब पुरानी कथाओं के अनुसार कि गंगा का वेग धरती संभाल ही ना पाती। इसीलिए क्या हुआ था कि भगीरथ ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी। तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाएं खोली थी और गंगा को अपनी जटाओं में समा लिया था। क्या किया था उन्होंने, गंगा की जो स्पीड थी उसे मंद कर दिया था। मंद मतलब क्या होता है, धीमा। तब उसके बाद उन्होंने अपनी जटाओं में समा लिया, तब गंगा को धरती पर भेजा था अपनी जटाओं से। तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में गंगा की स्पीड को क्या कर दिया था, मंद कर दिया था। इसीलिए देखिए केदारनाथ आपको पता है भगवान भोलेनाथ का ही है, तो वहीं से निकलती है मंदाकिनी नदी जिसे मंद कर दिया और रुद्र प्रयाग कहा जाता है। और भगवान भोलेनाथ को ही आपको पता है रुद्र कहते हैं, तो रुद्र प्रयाग। लिंक कर पा रहे हो आप, ये कथा भी सही है बिल्कुल और एकदम उसी से मैच भी कर रही है चीजें। भगवान भोले मतलब याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो भगवान भोलेनाथ ने क्या किया था, गंगा की स्पीड को मंद कर दिया था और रुद्र उन्हीं का ही नाम है। तो केदारनाथ से जो मंदाकिनी नदी निकल रही है रुद्र प्रयाग, और विष्णु भगवान के चरणों से धूल से निकल रही है धौली, तो धौली गंगा विष्णु प्रयाग। अब आप लिंक कर पाओगे, नंदाकिनी में तो नंद है ही है तो नंद प्रयाग। बाकी ये एक याद रखने ला, कर्ण प्रयाग पिंडार नदी, वैसे इसकी भी ट्रिक बन जाती है लेकिन इतना भी मतलब ज्यादा ट्रिक भी मत करो ना कि इतना याद ही ना रहे। तो वैसे ट्रिक में दिखाते हैं कि कर्ण ने अपने पिंड का दान किया था गंगा माता में, कर्ण ने पिंड दान किया था, तो उससे याद रहता है। अगर आपको चलो मैंने बता ही दिया, यहाँ से भी याद कर लेना कि कर्ण ने पिंड दान किया था गंगा में, तो पिंडार नदी कर्ण प्रयाग। तो अब इसमें जो भी प्रयाग है अब आपको भूलेंगे नहीं इस स्टोरी से, है ना। तो अब देखिए, अब आपको अगर ऑप्शन आ जाए कि भैया बताओ रुद्र प्रयाग में कौन सी नदी आकर मिलती है अलकनंदा के साथ, तो मंदाकिनी, क्योंकि भगवान रुद्र ने गंगा की स्पीड को मंद कर दिया था। देव प्रयाग में आपको पता ही है अलकनंदा और भागीरथी, ये एंड वाला। विष्णु प्रयाग में कौन सा है, तो अलकनंदा तो कॉमन रहेगी भगवान विष्णु के चरणों के धूल से। नंद प्रयाग में नंद है ही है तो नंदाकिनी है। कर्ण ने क्या किया था, गंगा माता में पिंडदान, तो पिंडार। अब आपको कंप्लीट हो गया ना, अब आपको भूलेगा नहीं। और भिलांगना मैंने आपको बता ही दिया कि भा से भागीरथी, भा से भिलांगना, कहीं ऊपर भा है लिखा, यहाँ पर नहीं, तो बस ये भी हो गया। क्योंकि जब ऑप्शन आते हैं तब कंफ्यूजन होती है, अभी तो आपको देखने पर पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब ऑप्शन आएंगे तो ये स्टोरी आपके दिमाग में, ये कथा पुरानी कथा आपके दिमाग में आएगी, वहां पर आप भूलोगे नहीं। तो अब यहाँ पर गंगा माता बन जाती है, गंगा नदी, माँ गंगा जी यहाँ से अलकनंदा और भागीरथी के संगम से बनती हैं। अब आगे चलें, तो अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है तो अभी 121 पूरा, मैंने इसका कोर्स का प्राइस बढ़ाया ही नहीं बार बार, क्योंकि मैसेज आते हैं कि सर इसका मतलब अभी ऑफर खत्म हो गया, दोबारा एक्सटेंड कर दो। तो 121 में मैंने पूरी पॉलिटी, चाहे आप पीसीएस लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम,
इससे बाहर पॉलिटी और इससे सस्ती पॉलिटी किसी ने इतने अफोर्डेबल प्राइस पर किसी ने नहीं पढ़ाई होगी, जिसमें मैंने आपको पूरी ई बुक भी फ्री में दी है। समझ रहे हो, पूरा डिजिटल नोट्स आपको, इसके पूरे नोट्स मिलेंगे, पूरी रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, पूरी ई बुक मिलेगी। और उसके बाद आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके मैसेजेस मुझे आते रहते हैं कि सर आपने पॉलिटी बहुत अच्छी पढ़ाई है, लेकिन मैं कहीं पर ये सब स्क्रीनशॉट डालता नहीं हूँ। लेकिन अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है, आप इसकी डेमो वीडियो भी देख लेना, एप्लीकेशन पर पड़ी हुई है। और कोई भी ई बुक आपको लेनी है, अब इसका प्राइस 100 रुपये नहीं है, केवल 60 रुपये में ही आपको कोई भी ई बुक आप बाय कर सकते हो एप्लीकेशन पर। स्टडी वाइन्स ऑफिशियल हमारी वेबसाइट भी है, या एप्लीकेशन भी यही नाम की एप्लीकेशन है। सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, कोई भी अपडेट वगैरह होती है तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो चलिए, तो ये है पूरा डायग्राम गंगा नदी का। अभी आपको देखकर बहुत सारा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि क्या बना दिया मैंने, लेकिन ये इतना अच्छा डायग्राम है ना कि केवल यही डायग्राम अगर आप पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे, इसका प्रिंट आउट निकाल लोगे। हाँ, इसकी जो पीडीएफ है फ्री है सब। एप्लीकेशन पर स्टडी वाइन्स ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आप जाओगे, फ्री पीडीएफ लिखा होगा। बहुत आसान एप्लीकेशन है, सब कुछ होम पेज पर ही लिखा हुआ है। फ्री पीडीएफ में आप जाओगे ना, तो वहाँ पर ज्योग्राफी पीडीएफ लिखा होगा। वहाँ पर मैं जितनी भी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, सबकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी, कोई भी पैसा नहीं है, सब फ्री है। यहाँ पर आपको रिवीजन के लिए ये एप्लीकेशन पर मिल जाएगी पीडीएफ। और वहाँ पर अगर आपको टेस्ट वगैरह लगाना है, तो एक टेस्ट पास है, एप्लीकेशन के होम पेज पर ही टेस्ट पास लिखा होगा। 49 रुपीज़ में आप जितने भी एग्जाम है, एसएससी, रेलवे, बैंक, कोई भी एग्जाम है, 49 रुपीज़ में सब अनलॉक कर सकते हो आप पूरे 1 साल के लिए। सभी एग्जाम के आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इससे सस्ता आपको किसी ने नहीं दिया होगा। हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट का प्राइस होता है, लेकिन 49 में आप किसी भी एग्जाम के लगा लो, सब अनलॉक हो जाएगा। और पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल ही जाएगी, ई बुक वगैरह भी एप्लीकेशन पर मिल ही जाएगी। तो इसीलिए एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और तो पहले इस डायग्राम को पढ़ाने से पहले कुछ हम बेसिक जानकारी भी गंगा नदी के बारे में जान लेते हैं, फिर तो मैं अभी आपको ये समझाऊंगा ही। तो देखिए, गंगा नदी भारत की जीवन रेखा है कि नहीं? तो गंगा भारत की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी है, आपको पता है। और यह न केवल धार्मिक रूप से पूजनीय है, बल्कि भारत की विशाल आबादी के लिए आर्थिक और पारिस्थितिक आधार भी है। और इसका अगर हम की फैक्ट्स में आपको बताऊं, तो इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कई किताबों में 2510 लिखा होता है, कहीं पर 12 लिखा होता है, लेकिन अगर जो ज़्यादातर किताबें उसमें 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई लिखी है। बाकी आप इसके अप्रोक्स ही समझ लो, इसके लगभग ही। और इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, कि जहाँ तक मतलब जैसे ये गंगा नदी है, ड्रेनेज बेसिन मतलब होता है जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वो भी इसमें आके मिलती है ना, तो जहाँ तक ये जल की पूर्ति करती है ये नदी, ये पूरा इसका ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज बेसिन है। लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका अपवाह तंत्र फैला हुआ है। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अंतर्राष्ट्रीय नदी का मतलब तो समझ ही रहो कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में भी एक राष्ट्र के अलावा जो दूसरे देश में भी बहती हो। तो ये भारत और बांग्लादेश 2 देशों में बहती है, इसीलिए एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, भारत और बांग्लादेश में बहती है। और 4 नवंबर 2008 को इसे भारत की नेशनल रिवर यानी कि राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इसे जीवित मानव का दर्जा भी दिया था, गंगा नदी को। और इसकी ओरिजिन की बात करें, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जो गंगोत्री हिमनद है, ग्लेशियर है, जहाँ गोमुख, जहाँ से वो भागीरथी नदी निकलती है ना, वो इसका ओरिजिन माना जाता है। वैसे मैंने आपको बताया कि भागीरथी और अलकनंदा 2 नदियों को मिलकर तब गंगा बनती है, लेकिन वैसे इसका पहले से जो इसका हमारे जो पौराणिक उसमें है, सब में इसका जो माना जाता है ओरिजिन, वो गंगोत्री से ही माना जाता है कि गंगोत्री से गंगा निकली है। लेकिन आपको पता ही है कि उद्गम के समय से भागीरथी के नाम से जाना जाता है। जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है, तब वहां से इसके संयुक्त नाम गंगा पड़ता है। ठीक। और मैदानी भाग में प्रवेश, तो गंगा हरिद्वार में पहली बार पहाड़ों से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कि पहली बार जो गंगा है वो हरिद्वार में जब पहुंचती है, तब वो मैदानी इलाके में प्रवेश करती है, पहले पहाड़ों में ही होती है, पहली बार हरिद्वार में ही प्लेन इलाके में आती है। और प्रभाव वाले राज्यों की बात की जाए, तो देखिए, उत्तराखंड से गंगा निकलती है। 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के भी बहुत छोटे से एरिया साहिबगंज और पश्चिम बंगाल। इन 5, 1, 2, 3, 4 और 5 राज्यों में गंगा बहती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में चली जाती है। और पंचप्रयाग मैंने आपको बता ही दिए और पढ़ा भी दिए। और विशेष कुछ वैज्ञानिक और पर्यावरणीय तथ्य भी हैं इससे। जैसे कि आप देखते हो कि जब भी आप गंगा में स्नान करने जाते हो, तो घर वाले भी और आप भी एक बोतल में या कैनी में गंगा जल भर के लाते हो।
वैसे आप घर में अगर पानी इतने दिन तक भर कर रखो तो पानी में बैक्टीरिया आ जाएंगे, पानी में बदबू आने लगेगी। लेकिन गंगा जल आप देखते हो कितने महीनों तक, कितने साल तक ऐसे ही पड़ा रहता है, फिर भी हम उसको ग्रहण करते हैं, पीते हैं, उसमें बदबू नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि इसकी स्वच्छता का यह रहस्य है कि गंगा के जल में ना एक बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। और ये वायरस क्या करता है, ये जो गंगा जल में बैक्टीरिया है उसको खा जाता है। इसका नाम ही क्या है, बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया को खा जाए। तो ये एक विषाणु पाया जाता है, वायरस पाया जाता है, जो कि गंगा जल में जो हानिकारक बैक्टीरिया, जीवाणु होते हैं, उनको नष्ट कर देता है। इसी कारण जो गंगा का पानी होता है ये लंबे समय तक खराब नहीं होता। अब आपको समझ आया कि गंगा जल जो है अगर हम इतने दिन तक रखते हैं फिर भी उसमें बदबू नहीं आती, खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाया जाता है जो कि बैक्टीरिया को खा जाता है। और राष्ट्रीय जलीय जीव तो गंगा में पाई जाने वाली मीठे पानी की दुर्लभ डॉल्फिन, ये कि गंगा नदी में ही पाई जाती है वाली डॉल्फिन, इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन। और नमामि गंगे, आपको पता ही है कि गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2014 में नमामि गंगे परियोजना शुरू की थी। इसका मतलब कि उद्देश्य क्या था कि गंगा को स्वच्छ करना है। अब क्या करते हैं ना, पहले एक बार मैं पढ़ा देता हूँ आपको पूरा मैप, फिर आगे हम चलते हैं कि पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए पहले ये वाला आगे हम कंटिन्यू करेंगे, पहले पूरा मैप देख लेते हैं जहाँ पर मैंने ये पूरा डायग्राम बनाया है। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक देवप्रयाग तक तो हमने पीछे ही पढ़ लिया। ये क्या कहते हैं अपना अलकनंदा और ये भागीरथी, ये देवप्रयाग तक तो हमने पढ़ लिया ना पीछे। तो इतना तो आप समझिए ये सब उत्तराखंडी है, ये तो हम पढ़ चुके हैं इतना। अब इसके बाद आगे पढ़ना है। तो कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए, ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले उत्तराखंड पहाड़ी एरिया में गंगा माता थी, गंगा नदी थी। उसके बाद हरिद्वार में पहली बार जो गंगा है ये मैदानी एरिया में प्रवेश करती है। तो अगर आपसे पूछा है, उससे पहले आप देखोगे कि पहाड़ों में ही है, लेकिन पहली बार मैदानी मतलब प्लेन एरिया, मैदानी भाग में गंगा का प्रवेश होता है हरिद्वार में। उसके बाद ये अभी उत्तराखंड में ही है, लेकिन अगर उसके बाद ये गंगा नदी उत्तर प्रदेश में आती है। तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर, बिजनौर में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में गंगा प्रवेश करती है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के कहाँ से गंगा प्रवेश करती है? तो बिजनौर से, यहाँ से प्रवेश कर रही हैं। उसके बाद अब आगे आपको याद करना है, देखिए। तो सबसे पहले गंगा की पहली सहायक नदी आपसे पूछ ली जाए तो वो है रामगंगा। आप कहोगे इतनी सारी सहायक नदियां तो ऊपर भी पढ़ी, लेकिन उससे पहले गंगा का नाम गंगा नहीं था, भागीरथी और अलकनंदा था। देवप्रयाग में गंगा नाम पड़ा ना, तो यहाँ से गंगा नाम पड़ा। उसके बाद तो पहली सहायक नदी रामगंगा है कि नहीं? और ये बाएं तरफ है, याद रखिएगा। देखिए ये भी कंफ्यूजन ना हो, मैंने आपको बताया था, वैसे कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए। जैसे गंगा नदी ऐसे बह रही है ना, इस तरफ, इस डायरेक्शन में बह रही है, तो आप अपने चेहरे को इस तरफ करोगे तो आपका दायां कौन सा होगा? ये दायां मतलब कि राइट, और आपका बायां होगा ये बायां मतलब कि लेफ्ट। ये बायां हो गया और ये दायां हो गया। कोई कंफ्यूजन इसमें है? जैसे गंगा नदी इस ओर बह रही है, अपना चेहरा इस तरफ रखिए, तो आपका दायां इस तरफ होगा, आपका राइट ये होगा, मतलब कि राइट ये है और लेफ्ट ऊपर है। राइट मतलब होता है दायां और लेफ्ट मतलब होता है बायां। इतना तो आपको पता ही होगा अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए, कहाँ पर थे हम? रामगंगा नदी हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं। तो जो रामगंगा नदी है ना, ये दूधातोली पर्वत से निकलती है। कौन से? दूधातोली पर्वत से निकलती है और कन्नौज में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। रामगंगा नदी दूधातोली पर्वत से निकलती है और कन्नौज में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। और गंगा नदी की ये पहली सहायक नदी है बाईं तरफ से आकर। ठीक, बाईं तरफ है ना ऊपर वाला, नीचे दाईं तरफ है। उसके बाद अगली जो सहायक नदी है गंगा की, वो आप यहाँ पर देख रहे हो, प्रयागराज आ रहा है, वो यमुना वाला। यमुना को अभी थोड़ी देर में कवर करेंगे, पहले यमुना ही कवर कर लेते हैं। चलो एक एक करके चलते हैं। तो कन्नौज हो गया, कन्नौज में रामगंगा मिलती है। अब प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद कहा करते थे, अब प्रयागराज है। तो प्रयागराज में आप देखोगे कि यमुनोत्री से यमुना निकल के आ रही हैं। जहाँ पर ये भागीरथी ये सब निकल रहे हैं, वहीं से ही, बगल से ही यमुनोत्री से यमुना नदी निकल के आ रही है। और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। आपको पता है ये सबसे बड़ी सहायक नदी, देख ही रहो, प्रयागराज में आकर ये गंगा से मिलती है। और यहीं पर गंगा, जमुना और सरस्वती, प्रयागराज में 3 नदियां मिलती हैं। गंगा और यमुना तो दिख रही हैं, लेकिन जो सरस्वती है वो विलुप्त हो चुकी है।
पहले कहा जाता था कि सरस्वती नदी भी बहा करती थी, लेकिन अब विलुप्त हो चुकी है, वो अंदर विलीन हो चुकी है, लेकिन प्रयागराज को उसका संगम माना जाता है, ठीक। और यमुना की सहायक नदियाँ भी चलो अब कवर कर ही लेते हैं यहीं पर, मेन बाकी अभी हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। यमुना नदी को अपना जो इम्पोर्टेंट इसमें सहायक नदी हैं, मैं आगे उसको डिटेल में भी पढ़ाऊंगा। डायग्राम से क्या हो रहा है, आपके दिमाग में चीज़ें छप जा रही हैं कि कहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, कहाँ पर मिल रही है। अब इसको डिटेल में भी पढ़ लेंगे। तो यमुना की जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं ना, वो हैं केन, बेतवा और चंबल। बाकी की आगे पढ़ लेंगे अभी। कौन सी? केन, बेतवा और चंबल। याद रखना आसान है। के बी सी, के बी सी, के से केन, बी से बेतवा, सी से चंबल। केन जो है ना, वो कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और बांदा जिले में जाकर अपना यमुना से मिल जाती है। और अपना क्या कहते हैं, बेतवा जो नदी है, ये विंध्य पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश से निकलती है और हमीरपुर में जाकर यमुना से मिलती है। और चंबल नदी इटावा जिले में जाकर इससे मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। तो इटावा, हमीरपुर, बांदा में। इतना डिटेल में वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया है। और यही जो यमुना है फिर आगे जाकर प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। तो अब आपको इतना तो क्लियर हो ही गया ना। अब आगे चलिए। तो प्रयागराज तक हमारा खत्म हो गया था। अब अगली जो नदी है, यह पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है, गोमती नदी। और जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वो भी गोमती नदी के किनारे में ही बसा हुआ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे में ही बसा हुआ है, ठीक। ये भी पूछा गया है। और ये पहली गंगा की सहायक नदी है जो कि पहाड़ों से नहीं बल्कि मैदानी भाग से निकलती है। ये गोमती नदी है, ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से, फुलहर झील से, फुलहर लेक से, फुलहार भी कहते हैं इसे, फुलहार लेक से निकलती है। तो पहली ऐसी सहायक नदी है गंगा की, जो कि बाकी आप देख रहे हो कहाँ से निकल के आ रही है, सब कुछ पहाड़ी क्षेत्रों से निकल के आ रही है ना, ऊपर पहाड़, इधर से ये यमुना भी पहाड़ों से निकल के आ रही है। लेकिन ये पहली ऐसी नदी है जो कि पहाड़ों से नहीं बल्कि मैदानी भाग से निकलकर गंगा में आकर मिलती है। और कहाँ पर? तो एग्जैक्ट कैथी में आकर मिल जाती है, ठीक। कहाँ पर? कैथी में। तो इतना अब आपको क्लियर हो गया। हमने कहाँ गोमती तक पढ़ लिया, और गोमती मैंने आपको ये भी बता दिया कि गोमती जो है या इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वो बसा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ से आगे हम बिहार में चलते हैं। ये आप देखिए जो लाइन बनी हुई है ना, इसका मतलब बाउंड्री है। जैसे यहाँ पर देखिए ये लाइन बनाई थी, इसका मतलब यहाँ से यूपी शुरू हुआ, ये वाला उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर लाइन बन गई है, इसका मतलब आगे बिहार है, यूपी के बाद बिहार आ गया। अब बिहार में आप देखो छपरा में सबसे पहले दो नदियां हैं, एक है काली और एक है करनाली। कौन सी? काली, करनाली। ये दोनों नेपाल से निकलती हैं। ये जो काली नदी है, ये नेपाल के मिलम ग्लेशियर, और जो करनाली नदी है, ये मापा चुंगो, क्या? मापचा चुंगो हिमनद। ये इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी वहां से करनाली नदी निकलती है। काली और करनाली नदी दोनों मिलकर कहलाती हैं आगे। हाँ, पहले ये भी समझ लीजिए कि जो काली नदी है ना, इसको नेपाल में काली नदी कहा जाता है और इसको करनाली कहा जाता है। लेकिन जैसे ही ये भारत में प्रवेश करती हैं, तो करनाली को भारत में घाघरा नदी कहते हैं और काली को भारत में शारदा नदी कहते हैं। समझने में आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही कि क्या कह रहा हूं मैं? देखिए, दो नदियां हैं, एक है काली, एक है करनाली। दोनों कहाँ से निकलती हैं? नेपाल से निकलती हैं। आप समझ लीजिए इतना नेपाल है, नेपाल से निकलती हैं। और जैसे ही भारत में प्रवेश करती हैं, तो भारत में काली नदी को शारदा नदी कहा जाता है और भारत में करनाली नदी को घाघरा नदी कहा जाता है, ठीक। शारदा और घाघरा। और शारदा क्या है ना, फिर घाघरा नदी में जाकर मिल जाती है और आगे फिर इसे घाघरा ही कहा जाता है। शारदा नदी, ये देखिए आप यहाँ पर घाघरा नदी में मिल जा रही है, फिर आगे एक ही नदी बन जाती है। आगे जब एक ही नदी बन जाती है, तब इसे घाघरा कहते हैं। तो शारदा को घाघरा की ही सहायक नदी माना जाता है। शारदा को घाघरा की ही सहायक नदी माना जाता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट। ये है शारदा, ये शारदा नदी आप देख रहे हो, ठीक। और ये है घाघरा। अब यहाँ पर ये पॉइंट पर ये मिल रही हैं, शारदा और घाघरा। उसके बाद आगे एक ही नदी कंटिन्यू हो रही है ना, ये वाली देखिए, ये वाली एक ही नदी बन जा रही है, तो इसको घाघरा ही कहते हैं, जो कि छपरा में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। छपरा बिहार में है। तो काली नदी को और शारदा नदी कहते हैं भारत में, करनाली नदी को घाघरा नदी कहते हैं। और घाघरा में ये शारदा मिल जाती है तो घाघरा ही कहलाती है। बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक। और एक बात और याद रखिएगा
कि जो सरयू नदी है ना, ये जो घाघरा नदी है, इसी को उत्तर प्रदेश में वहाँ उत्तर प्रदेश कह रहा हूँ, अपना अयोध्या में, अयोध्या धाम में घाघरा नदी को सरयू नदी कहा जाता है। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा भी था कि घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू नदी कर दो, लेकिन अभी बदला नहीं गया है। लेकिन जो घाघरा नदी है, उत्तर प्रदेश में इसी को सरयू नदी कहा जाता है, आपने सुना होगा। अयोध्या, उत्तर प्रदेश बार-बार मुँह से निकल जा रहा है, अयोध्या में समझ लो, अयोध्या धाम में घाघरा नदी को सरयू नदी कहा जाता है, ठीक? कन्फ्यूज़ मत होना। कहीं क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जो सरयू नदी है वो घाघरा की सहायक नदी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी भूगोल वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि एक ही नदी है, अलग-अलग नदी नहीं है, लेकिन उसी नदी का नाम अयोध्या में सरयू नदी पड़ा हुआ है। ये छपरा में आके मिल जाती है, ठीक? उसके बाद आगे आप देख रहे हो पटना, तो नीचे से एक सोन नदी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप देख रहे हो ना कि अपना कौन-सी तरफ है? दाईं तरफ। नीचे राइट साइड है ना, ऊपर लेफ्ट साइड है, तो दाईं तरफ से बड़ी एक सहायक नदी है सोन नदी, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश से, और ये अपना पटना में जाकर बिहार के पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद आगे नेपाल हिमालय से एक नदी निकलती है, गंडक नदी, जो कि सोनपुर और हाजीपुर की सीमा पर गंडक नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद नेपाल हिमालय से एक कोसी नदी आती है, जो कि कुर्सेला वाले क्षेत्र में, बिहार में कुर्सेला में गंगा नदी से मिल जाती है। और कोसी नदी को ही आपको पता है गंगा नदी का बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नदी अपने रास्ता बदलने के लिए मशहूर है, कोसी नदी, और बिहार में इसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी, क्योंकि इसके कारण बिहार में बाढ़ आती है, कोसी नदी के कारण। उसके बाद झारखंड शुरू होता है, झारखंड में आपको इतना याद रखना नहीं है कौन, और झारखंड में बहुत सी कम ये गंगा नदी गुजरती है। उसके बाद बंगाल आ जाता है, और बंगाल में आखिरी जो गंगा नदी की सहायक नदी है भारत के अंदर, वो महानंदा है, जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक? उसके बाद पश्चिम बंगाल में ही एक फरक्का बैराज बना दिया गया है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया भी था, ब्रह्मपुत्र वाले में पढ़ा दिया था। फरक्का बैराज से क्या होता है कि जो गंगा नदी है ना, ये 2 शाखाओं में बँट जाती है, ऐसे। जैसे ये बैराज आप समझ लो कि एक डैम, काइंड ऑफ डैम, जो कि पानी को कंट्रोल कर ले, क्योंकि उसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है ना गंगा नदी, तो इसलिए इसको बनाया गया ताकि गंगा नदी का पानी का कंट्रोल हमारे हाथ में रहे। तो वहाँ पर फरक्का बैराज बनाया गया है, और इसको 2 उसमें डाइवर्ट किया गया है। एक तरफ जो भारत में जाती है, हुगली, जो कि पश्चिम बंगाल में आती है, हुगली नदी, ये गंगा नदी की ही शाखा है, और दूसरी फिर बांग्लादेश में छोड़ दी जाती है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं वो लोग। क्या कहते हैं? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी जो उधर से आती है, मैंने आपको ब्रह्मपुत्र में पढ़ाया था, उसे वो जमुना कहते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है, यमुना नहीं जमुना। और जब पद्मा और जमुना बांग्लादेश में मिलते हैं तो उसे वो मेघना कहते हैं। कंफ्यूजन तो कोई नहीं है। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा। ब्रह्मपुत्र को वो क्या कहते हैं? जमुना। पद्मा और जमुना मिलते हैं तो वो उसको क्या बोलते हैं? मेघना। फिर ये अपना बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, समुद्र में जाके। समझ गए आप? तो फरक्का बैराज से गंगा नदी को 2 उसमें बँट जाती है, हुगली भारत में और बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। तो अब आपको ये पूरा डायग्राम जो बना था, अब बताइए कोई इसमें तकलीफ हो रही है? बता तो आप कमेंट सेक्शन में ही सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट आए तो मैं क्लियर करता चलूँ, ऐसे ही कि आपके दिमाग में क्या डाउट आ सकता है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि हाँ, ये सर इतना समझ नहीं आया मुझे, ये क्या कैसे, अगली वीडियो में कोशिश करूँगा, अगर समझ नहीं आया होगा तो बता दूंगा यूट्यूब में। तो वैसे तो पूरा डायग्राम अगर आप एक बार रिवाइज कर लोगे तो इतना अच्छे से ये बनाया गया डायग्राम है, पूरा मैंने हर चीज़ फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है, पूरा कलरफुल है, कि आपको दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। तो पूरा अगर रिवाइज़ करना है, अभी आगे रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि इसको पढ़ा ही दिया मैंने, अब सारा मैंने लिखा हुआ है। तो ये तो अभी हम पढ़ ही चुके हैं, उद्गम, ओरिजिन वगैरह। ये डॉल्फ़िन वगैरह भी मैंने आपको बता दिया। हमारा क्या कहते हैं, राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा में जो पाई जाती है। और नमामि गंगे भी मैंने आपको बताया कि जून 2014 में ये परियोजना शुरू हुई थी। इतना तो पढ़ चुके हैं ना अभी हम। आइए उसके आगे मैंने कहा था पहले डायग्राम देख लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। मुहाना क्या होता है? तो मुहाना मैंने आपको जब नदियों वाली वीडियो स्टार्ट की थी, पिछली वीडियो, उसमें ही बताया था कि एक होता है उद्गम, उद्गम मतलब ओरिजिन, जहाँ से कोई चीज़ निकलती है। एक होता है मुहाना, जहाँ जाकर कोई चीज़ समा जाती है। जैसे कि जो नदी होती है,
नदी का उद्गम जहाँ से नदी निकल रही है ग्लेशियर से, मुहाना मतलब जाकर वो समुद्र में मिल जाती है। समुद्र में मिल जाती है, उसी को उसको मुहाना कहा जाता है। तो कहा भी जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर नदी समुद्र में जाकर मिल जाए। कुछ नदियाँ ज़मीन में ही समा जाती हैं, बोलते हैं ऐसा। तो मुहाना और डेल्टा, तो माउथ, मुहाने को डेल्टा, तो मैंने आपको अगर आपने भारत की नदियों वाली जो पहली वीडियो मैंने नहीं डाली, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लो, वहाँ पर डेल्टा भी समझाया हुआ है। तो बांग्लादेश में प्रवेश, पहले ये देखते हैं। तो देखिए, तो पश्चिम बंगाल के बाद जो है गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे पद्मा कहा जाता है। और पद्मा जब ब्रह्मपुत्र में, जिसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, मिलती है, तो इसे मेघना कह देते हैं। अभी मैं आपको समझा कर हटा हूँ। और सुंदरवन जो डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है ना। और ये मैंग्रोव वन और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और गंगा किनारे बसे कुछ अगर प्रमुख शहरों की बात करूं तो हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर जो कि सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, बक्सर, पटना, भागलपुर और साहिबगंज, ये कुछ प्रमुख शहर हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं कि किस नदी के किनारे बसे हैं। तो गंगा नदी के किनारे बसे हैं। और अब देखिए, गंगा नदी के बारे में हमने पढ़ लिया। जो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, पढ़ा तो मैं डायग्राम में चुका ही हूँ, लेकिन उनमें से जो डिटेल में अगर पूछ लिया जाए तो वो भी मैंने यहाँ पर कवर कर दिया। जैसे पहले यमुना नदी है, तो यमुना नदी का जो उद्गम यानी कि ओरिजिन है ना, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के बंदर पूंछ चोटी पर स्थित है। बंदर पूंछ चोटी है, बंदर पूंछ पीक है, वहीं पर ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से ही यमुना निकलती है। और कहाँ पर जाकर ये समा जाती है, कहाँ पर इसका मुहाना या संगम है, तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, आपको पता है, गंगा नदी में मिल जाती है। और इसी मिलन स्थल को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। त्रिवेणी संगम का मतलब होता है जहाँ तीन नदियां मिले। कौन कौन सी तीन नदियां प्रयागराज में मिलती हैं? तो गंगा, जमुना और सरस्वती। सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती, कहा जाता है कि वो अंदर समाई हुई है, अंदर भूमि में विलीन हो चुकी है, अंदर से प्रवाहित होती है, पर माना जाता है तो तीन नदियां मिलती हैं। तो सबसे बड़ी सहायक नदी की बात की जाए तो यही है यमुना, सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी और प्रमुख सहायक नदी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। और प्रमुख परियोजनाओं की बात की जाए तो जो कि यमुना नदी पर बनी है, तो देखिए, लखवर व्यासी परियोजना, यह उत्तराखंड में यमुना नदी पर स्थित एक जल विद्युत परियोजना है। ठीक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है। और अब यमुना नदी, क्योंकि यमुना नदी भी अपने आप में एक बड़ी नदी है, तो इसकी भी कुछ सहायक नदियां, तो मैंने आपको वहां पर कहा था, तो वहां पर तो मैं आपको मेन मेन पढ़ा देता हूँ, आगे सारी पढ़ाऊंगा, तो अब वही पढ़ेंगे हम। तो अब यमुना नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं, इसे भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो दाहिनी ओर से यमुना नदी में आके मिलती है, और एक जो बाईं ओर से आकर मिलती है। अब यमुना नदी का जो प्रवाह देखिए इस ओर है, तो इसका दाहिना कौन-सा होगा? आपका जो दाहिना होगा, जैसे अगर आपका चेहरा इस तरफ होगा, तो आपका दाहिना नीचे की ओर होगा और आपका बायाँ ऊपर की ओर होगा, लेफ्ट लेफ्ट। हाथ आपका इधर होगा, दायाँ हाथ इधर होगा ना, तो ये अपना बाईं ओर से मिल रही है और ये दाईं ओर से। तो बाईं ओर से कौन-कौन सी नदी मिलती है? अरे पहले बाईं ओर से देख लिया जाए। चलिए बाईं ओर से देख लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे यमुना नदी बह रही है। ये टॉन्स नदी बाईं ओर से मिल रही है, और इधर हिंडन, टॉन्स और हिंडन इधर बाईं ओर से मिल रही है। और एक गिरि नदी भी है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए डायग्राम में दो ही, क्योंकि और भी छोटी छोटी नदियां मिलती रहती हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछा है हमें तो वही पढ़ना होता है। तो टॉन्स और हिंडन मुख्य रूप से दो नदियां हैं जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछी गई हैं। तो यहाँ पर मैंने ये रहा टॉन्स, हिंडन, और गिरि भी मैंने आपको बताया मिलती है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बाईं ओर से ये नदियां मिलती हैं। अब दाहिनी ओर से ज्यादा मिलती हैं। दाहिनी ओर से भी अगर आप देखो ना, ये चंबल लिखा हो, ये चंबल नदी है, ये वाली, ये एक मिनट ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए, ये चंबल नदी है पूरी। ये ठीक, चंबल नदी है। और इसी चंबल नदी की भी कुछ सहायक नदी हैं, जो कि चंबल नदी में यहाँ पर आप देखो, ये वाली, ये भी चंबल नदी मिल रही है, ये भी, और अपना ये भी ऊपर से, और ऊपर से बनास नदी भी आ रही है। लेकिन क्या यमुना की सहायक नदियां? तो यमुना की सहायक नदियां नहीं कह सकते हो, लेकिन पूछी नहीं जाएंगी, पूछी ये जाएंगी चंबल की सहायक नदियों के रूप में, क्योंकि ये चंबल में आकर मिलती हैं और फिर चंबल जाकर यमुना में मिल जाती है। तो दाहिनी ओर से अगर आपसे पूछा है तो एक तो चंबल हो गई, क्योंकि ये सब चंबल में मिल रही हैं तो चंबल ही बन जा रही हैं, तो चंबल। दूसरा आप ये देख रहे हो इधर से सिंध जा रही है, ये ना, तो दूसरी होगी सिंध, चंबल, सिंध, और इधर से आप देख रहे हो बेतवा,
ये रही, ये वाली बेतवा नदी है, बेतवा। और इधर से आप देख रहे हो केन, कैमूर पहाड़ी से निकल रही है, केन, है ना। तो मैंने वहां पर आपको पढ़ाया भी था, तो कहाँ से केन, के, बी से बेतवा, और सी से, यार कहाँ से आ गया, अच्छा राइट साइड जो लिखा था, सी से चंबल, तो के बी सी बताया भी था। बीच में कि ये केन बेतवा सिंध भी आ रही है। अगर आपको पढ़ना है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सब केन बेतवा चंबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा, के बी सी। तो दाईं और बाईं ओर से नदियां आपने देख ली, बाकी सब नदियां अभी हम चंबल नदी पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो वहां पढ़ा दूंगा कि चंबल की सहायक नदियां कौन सी हैं। तो यमुना नदी के किनारे ऐतिहासिक और औद्योगिक शहर कौन से हैं? तो यमुना नगर हरियाणा में है, पाउंटा साहिब हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली भारत की जो राजधानी है वही यमुना नदी के किनारे बसी है, आगरा जो ताजमहल है वो भी यमुना नदी के किनारे है, हमीरपुर, प्रयागराज आपको पता ही है कि गंगा में यमुना जहाँ मिलती है, तो प्रयागराज। तो ये कुछ प्रमुख शहर हैं। अब है चंबल नदी, तो यही है चंबल नदी, ये वाली जो कि यमुना में जाकर मिल जा रही है, ये वाली। और इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं। तो चंबल नदी का जो उद्गम होता है ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू के पास जाना पाव पहाड़ी से होता है। कौन सी पहाड़ी? जाना पाव पहाड़ी। और ये विंध्य पर्वतमाला का ही हिस्सा है, जाना पाव पहाड़ी विंध्यन रेंज का हिस्सा है, विंध्याचल रेंज का हिस्सा है जाना पाव पहाड़ी। और यह उत्तर प्रदेश के फिर इटावा के जिले के पास यमुना नदी में, अपना ये यमुना नदी जा रही है ना, यहाँ पर इटावा जिले के पास ये जाकर मिल जाती है। तो जो चंबल नदी है इसकी बाईं ओर से कुछ नदियां मिल रही होंगी और दाईं ओर से कुछ मिल रही होंगी। तो बाईं ओर से अगर आप देखो तो एक ही नदी इधर से बनास दिख रही है, देखिए बाईं ओर से आ रही है, कौन सी? बनास। और बनास नदी किसकी सहायक नदी है ना, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि बनास नदी किसकी सहायक नदी है। तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है, और चंबल यमुना की है। तो बाईं ओर से तो आपको बनास याद रखना है। और आप बात करें दाहिनी ओर से, तो शिप्रा नदी, शिप्रा नदी वही है जो कि उज्जैन में, आप देखोगे उज्जैन में जाकर चंबल से मिल जाती है। उज्जैन में महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो क्षिप्रा नदी के किनारे ही है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे है, और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षिप्रा नदी के किनारे है, जो कि चंबल नदी में जाकर मिल जाता है। तो क्षिप्रा नदी हो गई, उसके बाद काली सिंध नदी होगी जो कि चंबल नदी में मिल जाती है। फिर पार्वती नदी, पार्वती, काली सिंध और अपना शिवरा, बस यही है। देखिए काली सिंध, पार्वती और क्षिप्रा, जिसमें से दाहिनी ओर से ज्यादातर क्षिप्रा पूछी जाती है और बाएं ओर से ना बनास पूछी जाती है, और बनास ज्यादातर पूछी ही गई है। अब आपको समझ आ गया। बाकी तो यहाँ पर ये इसकी चंबल की है, ये सिंध अपना बेतवा की तो यमुना की ही आ जाती है। तो चंबल नदी भी आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके विशेष तथ्य पढ़ लें अगर हम चंबल नदी के, तो इसे अध्यारोपित नदी कहा जाता है। आप कहोगे ये क्या होता है अध्यारोपित नदी? तो चंबल एक अध्यारोपित अपवाह तंत्र का उदाहरण है, जिसका अर्थ होता है कि यह अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों की संरचना को काटते हुए अपना रास्ता बनाती है। मतलब कुछ नदियां होती हैं कि जैसे ढलान है वहां बह जा रही हैं, कुछ नदियां कि अगर रास्ते में पहाड़ आ रहा है तो उसको भी काट दे रही हैं। ये वही नदी है जो कि अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों की संरचना को काटते हुए अपना रास्ता बनाती है। और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात की जाए तो इस नदी में घड़ियाल, जो कि मगरमच्छ की तरह ही होता है, उसी की प्रजाति कही है, घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और इसके लिए यहाँ पर जो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य बनाया गया है, नेशनल चंबल चंबल सेंचुरी बनी हुई है। उसके बाद बीहड़, बीहड़ यानी कि जो मतलब घने जंगल होते हैं ना, तो चंबल अपने उत्खात भूमि यानी कि बीहड़ों के लिए कुख्यात है, जो कि अवनलिका अप्रदन के कारण बनते हैं। और इसके तट पर, चंबल नदी के तट पर अगर प्रमुख शहरों की बात करूं तो महू, मध्य प्रदेश का रतलाम, मध्य प्रदेश का मुरैना जो कि काफ़ी फेमस है डाकुओं के लिए भी, और राजस्थान का धौलपुर, राजस्थान का कोटा इसके किनारे पर बसे हुए हैं। अब आगे है बेतवा नदी। अब ये यमुना की सहायक नदियां हैं, और यमुना की सहायक नदियां तो गंगा में जाकर मिल रही हैं। तो सभी जो प्रमुख नदियां हैं जो कि पूछी जाती हैं मैंने वही कवर की हैं यहाँ पर डिटेल में। बाकी तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी गंगा की सहायक नदी हो, तो मैंने पढ़ाई दी। तो जो बेतवा नदी है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गिरी गांव या इसे कुम्हारा गांव यहाँ से निकलती है, और ये फिर हमीरपुर में जाकर बेतवा नदी यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए, धसान और बीना इसकी सहायक नदियां हैं। और केन बेतवा लिंक योजना आपने सुनी होगी, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है ये, जिसमें इन दोनों नदियों को जोड़ने की बात की गई थी, केन और बेतवा। प्रमुख शहरों की बात की जाए, झांसी, हमीरपुर, ओरछा, विदिशा और सांची ये बेतवा नदी के किनारे बसे हैं।
और इसे वेत्रवती के नाम से भी जाना जाता है, इस नदी को, बेतवा नदी को। अब है केन नदी। तो जो केन नदी है, यह अपनी सुंदरता और सजर पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पहाड़ी से निकलती है केन नदी। इसका मुहाना यमुना नदी में ही है, बांदा में जाकर मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियां सोनार और उर्मिल। और परियोजना की बात की जाए तो ढोढन बांध, ये केन बेतवा लिंक का हिस्सा है। और बांदा और पन्ना प्रमुख शहर हैं जो इसके किनारे बसे हैं। और पन्ना टाइगर रिजर्व भी, ये परियोजना भी आपने सुनी होगी। अब आगे है टोंस नदी, ये भी पूछी जाती है। तो टोंस नदी जो है ना, ये मतलब दो नदियों के संगम से बनी है वैसे तो। पर यहाँ पर देखिए, टोंस नदी उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी जिले में, एग्जैक्ट बताया जाए तो बंदर पूंछ पर्वत के ना, वहाँ के एक ग्लेशियर है स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर, वहाँ से एक नदी निकलती है सूपी नदी। तो स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर से निकलती है सूपी नदी। और हिमाचल प्रदेश में ही एक रूपी नदी से इसका संगम होता है। हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार क्षेत्र से निकलने वाली रूपिन नदी, इसका संगम होता है सूपिन और रूपिन, वहां से बनती है सूपिन और रूपिन से। देखिए, सूपिन और रूपिन नदियों के संगम के बाद यह नदी कुछ दूर तक तमसा नाम से जानी जाती है और आगे चलकर टोंस नदी कहलाती है। किताबों में आप पढ़ोगे काफी कंफ्यूजन होता है और यहीं से एग्जामिनर खेल जाता है। दो नदियों के संगम सूपिन और रूपिन क्या कहलाई आगे चलकर? तमसा। और यही तमसा आगे चलकर क्या कहलाई? टोंस नदी। बस इतना आसान है। और टोंस नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच लगभग 148 किलोमीटर की नेचुरल सीमा बनाती है। और यह नदी फिर देहरादून जिले में अपना यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। और बेलन और बीहड़, मुहाना और ओड्डा इसकी सहायक नदी हैं। ये इतनी नहीं पूछी गई। अब है सोन नदी। डायग्राम में अब सब आपको याद तो है ना, सोन नदी अभी पढ़ाया तो मैंने था। एक मिनट रुकिए, डायग्राम पीछे करते हैं। ये देखिए यहाँ पर केन बेतवा चंबल सब पढ़ लिया, यमुना भी पढ़ लिया। अब ये वाली सोन नदी, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक, जो कि पटना में जाकर पटना के समय मिल जाती है गंगा नदी में। तो कहाँ गया? ये रहा सोन नदी। इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। सोन मतलब स्वर्ण। तो इसे स्वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसकी बालू होती है ना, इसमें सोने के कण पाए जाते थे पहले, इसलिए इसे सोन नदी कहा जाता है। और इसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है, मध्य प्रदेश की। और फिर गंगा नदी में दानापुर पटना के पास ये बिहार में जाकर मिल जाती है। और यह दक्षिण दिशा से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। बाकी यमुना नदी आती है, लेकिन उसमें कुछ सहायक नदियां भी मिलती हैं, लेकिन ये सीधा गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके आता है रामगंगा नदी ऊपर से। अब यहाँ नीचे वाला खत्म हो गया, ऊपर से। ऊपर का मतलब क्या है कि दाहिना वाला खत्म हो गया, बाईं ओर चलते हैं, लेफ्ट साइड ऊपर। तो रामगंगा नदी जो कि दूध तोली पहाड़ी से निकलती है। और इसी के रास्ते में, रामगंगा नदी के रास्ते में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि घने जंगल और वन्य जीव जहाँ पाए जाते हैं, ये रामगंगा नदी के किनारे ही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पास गंगा नदी मिल जाती है। और प्रमुख शहर की बात की जाए तो मुरादाबाद, रामनगर और बरेली रामगंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब है घाघरा नदी। तो घाघरा जो नदी है, ये मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत पठार गंगा नदी में जाकर ये छपरा बिहार में मिल जाती है। और इसे मैंने आपको बताया था ना, काली और कर्नाली, काली नदी जो है उसे शारदा कहते हैं, कर्नाली नदी को क्या कहते हैं? घाघरा कहते हैं। वही घाघरा नदी को कर्नाली कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, अयोध्या में, सरयू कहा जाता है। और इसकी सहायक नदियां हैं, क्योंकि जो शारदा नदी है वो भी आगे चल के में घाघरा में ही मिल जाती है। तो शारदा और छोटी गंडक। और प्रमुख शहर तो अयोध्या सरयू के तट पर है, आपको पता ही है, और फैजाबाद और बलिया। शारदा नदी जो इस तरफ थी, इसे काली या गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये मिलाम ग्लेशियर से निकलती है, अपना घाघरा नदी में जाकर मिल जाती है, तो उसको घाघरा ही कहा जाता है। लखीमपुर जो है, ये प्रमुख शहर है जो कि शारदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सारे मैंने शहर इसलिए कवर किए ना, आजकल एग्जामिनर क्या करता है, ये पहले की वीडियोस में आपको नहीं मिलेगा। मैंने आपको कहा ना कि अब जो वीडियोस आएंगी थोड़ी अपडेटेड होंगी, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ होंगी, जैसे आजकल मॉडर्न पैटर्न है एग्जाम का। वहां पर ये सब शहर पूछ ले जाते हैं कि बताओ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। और भारत नेपाल की सीमा पर इसे महाकाली नदी के नाम से जाना जाता है, शारदा नदी को ही। आगे है गंडक नदी। तो इसे नेपाल में नारायणी और शालिग्रामी के नाम से जाना जाता है, गंडक नदी को, क्योंकि आपने शालिग्राम पत्थर देखे होंगे, इस नदी में बहुत पाए जाते हैं, गंडक नदी में। इसीलिए इसे नेपाल में नारायणी और शालिग्रामी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो ओरिजिन होता है, नेपाल तिब्बत सीमा धौलागिरी पर्वत श्रेणी से होता है, पर काली गंडक और त्रिशूली गंगा के संगम से होता है। मतलब दो नदियां काली गंडक और त्रिशूली गंगा मिलती है
तो वहीं से इसको कहा जाता है गंडक नदी। तो इसका जो मुहाना है ये क्या कहते हैं, बिहार में हाजीपुर और सोनपुर के पास कुन्हारा घाट के आसपास गंगा में मिल जाती है, जो कि पटना के ठीक सामने स्थित है। इसलिए कहीं कहीं पर आप पटना पढ़ लेते होगे, क्योंकि पटना के सामने ही स्थित है। और सहायक नदियों की बात की जाए तो त्रिशूली और काली गंडक इसकी सहायक नदियां, उसी के संगम से तो ये बन रही है। प्रमुख शहर है तो हाजीपुर बिहार का, गंडक नदी किनारे। अब आती है कोसी नदी। तो इसे अपने भयंकर बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक। और कोसी नदी की जो मुख्य धारा है, जिसे अरुण नदी कहा जाता है, ये तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित गोसाई थान की चोटियों से निकलती है। जो मुख्य धारा गोसाई थान से निकलती है, तो उस समय अरुण नदी कहा जाता है, बाद में इसे कोसी नदी कहते हैं। और नेपाल में संगम, नेपाल के हिमालय क्षेत्रों में 7 नदियां यानी कि सप्त कोशी मिलती है। ये मुख्य रूप से 3 धाराओं सुन कोसी, अरुण कोसी और तामुर कोसी के संगम से, सब कोसी कोसी है तो बाद में से कोसी हम कह देते हैं, कोसी नदी। और पहाड़ों से मैदान में प्रवेश कहाँ करती है, तो नेपाल में चतरा नामक स्थान पर ये पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाकों में आती है और भारत के बिहार राज्य में प्रवेश करती है। और बिहार में बाढ़ का एक मुख्य कारण है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। और कोसी नदी बिहार के कटिहार जिले में कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा की नदी में मिल जाती है। और सन कोसी, अरुण कोसी और दूध कोसी इसकी सहायक नदियां हैं। और सुपौल और सहरसा कुछ प्रमुख शहर हैं इसके किनारे बसे हुए। अब आती है गोमती नदी। तो यह गंगा की एकमात्र प्रमुख सहायक नदी है, जिसका जो उद्गम है, ओरिजिन है, ये पहाड़ी भाग से ना होकर मैदानी भाग से होता है, जो कि उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला है, जहाँ की फुलहर लेक से ये नदी निकलती है। और फिर गाजीपुर में पास कैथी में ये जाकर गंगा में मिल जाती है। और प्रमुख शहर की बात की जाए तो लखनऊ, जो लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी, वो गोमती नदी के किनारे ही बसी है। तो लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, गाजीपुर ये सब गोमती नदी के किनारे हैं। और परियोजना की बात की जाए तो गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, ये परियोजना यहाँ पर चल रही है। और लखनऊ को गोमती नदी का वरदान माना जाता है, इसीलिए इसे लखनऊ की जीवन रेखा भी कहते हैं, गोमती नदी को। अब आती है महानंदा नदी। तो यह गंगा के बाएं तट, मतलब कि ऊपर से बाएं तट तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। पहली है रामगंगा और अंतिम है महानंदा। इसका मुहाना तो गंगा नदी में फरक्का, मैंने बताया था ना, फरक्का बैराज में, फिर हुगली नदी हो जाती है और इधर पद्मा नदी बन जाती है बंगाल में, पश्चिम बंगाल की सीमा और बांग्लादेश की सीमा के पास। प्रमुख शहर मालदा इसके किनारे बसा हुआ है, पश्चिम बंगाल का। तो यहाँ पर गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ, अब यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले ये भी याद होना चाहिए आपको, पहले इधर से रामगंगा है, रामगंगा के बाद आप देखोगे कौन सी, गोमती, गोमती के बाद घाघरा, एक ही बन जाती है ना, शारदा और घाघरा मिलके, घाघरा, फिर आती है गंडक, गंडक के बाद कोसी, कोसी बाद महानंदा। समझ गए आप। तो चलिए, यहाँ पर हमारा पूरा जो है ना स्टोरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि गंगा डॉल्फिन के बारे में विचार करो। चलिए विचार करते हैं। पहला कथन है कि यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये बिल्कुल सही है, यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, कथन सही है। दूसरा, यह केवल मीठे पानी में रहती है। तो हाँ, ये मीठे पानी में ही रहती है, तो ये भी सही है। सही कथन चुनना है। तो दोनों ही कथन सही हैं। जो गंगा डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और यह केवल मीठे पानी में ही जीवित रह सकती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। मीठे पानी का मतलब होता है जो पानी पीने लायक हो। एक होता है खारा पानी, जो पानी पी नहीं हम सकते और नमकीन होता है थोड़ा, और मीठा पानी जो फ्रेश वाटर होता है। तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मतलब कि समुद्र में नहीं जीवित रह सकती, समझ गए आप, केवल मीठे पानी में रह सकती है। अगला प्रश्न है कि महानंदा नदी के संदर्भ में सत्य कथन चुने। कथन वाले प्रश्न बहुत आते हैं ना। तो पहला कथन है कि यह गंगा की पहली सहायक नदी है, वो तो रामगंगा है, गलत। दूसरा, यह दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है, सत्य कथन चुनना है, और बाकी ऑप्शन मतलब केवल एक दो वाले हैं, नहीं तो एक ही होगा, तो यही सही है, क्योंकि यमुना की सहायक नदी तो नहीं है, गंगा की है, राजस्थान में नहीं बहती है। तो महानंदा नदी जो है ये पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और गंगा की अंतिम बाएं तट से सहायक नदी है ना, इस तरफ से, तो यही सही ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है कि गंगा की कौन सी सहायक नदी मार्ग बदलने के लिए सबसे ज्यादा कुख्यात है। तो वही जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी। जो कोसी नदी है वो अपनी धारा बदलने और भीषण बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है
कि टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? अच्छा, मैंने आपको ये शायद पढ़ाया ना हो, चलो अभी देख लेते हैं, इसमें क्या है, ये कोई डिटेल में पढ़ने वाली चीज़ नहीं थी, बस यही पता होना चाहिए था कि कहाँ किन दो नदियों के संगम पर बनी है। तो जो टिहरी बांध है ना, उत्तराखंड में टिहरी बांध, ये अपना भागीरथी और भिलांगना, मैंने आपको जो ये 1 मिनट रुकिए, जो पीछे डायग्राम पढ़ाया तो था भिलांगना नदी, लेकिन वहाँ पर आपको टिहरी बांध नहीं बताया था। ये देखिए, ये भिलांगना और ये अपना भागीरथी, यहाँ पर टिहरी बांध बना हुआ है, ठीक? जो टिहरी बांध है, ये कहाँ पर बना हुआ है? तो ये उत्तराखंड में टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर बना हुआ है। अब तो याद रहेगा आपको कि भागीरथी और भिलांगना के संगम पर कौन-सा बांध बना है? तो बना है अपना टिहरी बांध। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पिछला ये वाला हो गया, भागीरथी और भिलांगना, ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है कि रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है? तो रिहंद जो बांध है, ये पढ़ाया है अभी मैंने वैसे आपको, ये सोन की सहायक नदी पर स्थित है। तो जो सोन नदी है, वो ये रहा ऑप्शन बी। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोन की सहायक नदी रिहंद पर स्थित है। तो अगला प्रश्न है कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए, एक होता है सबसे बड़ी और एक होता है सबसे लंबी। बड़ी मतलब जल की मात्रा के हिसाब से देखते हैं कि जिसमें ज़्यादा पानी है, जल की मात्रा। एक होता है लंबी नदी, सबसे लंबी सहायक नदी। बड़ी और लंबे में फ़र्क है ना, एक आदमी होता है बहुत बड़ा होता है और एक होता है लंबा होता है, वैसे। तो यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, वो है अपना टोंस नदी, और सबसे लंबी सहायक नदी है चंबल, जिसमें बाकी नदियाँ मिल रही थी। चंबल नदी सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है टोंस। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा पूछा गया कि सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी सहायक नदी होगी टोंस, याद रखिएगा। तो ये उत्तराखंड से बहने वाली टोंस नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हालांकि अगर पूछा है कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है यमुना की, तो वो चंबल हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अब अगला प्रश्न है कि रामगंगा नदी निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क से होकर गुजरती है? तो जो रामगंगा नदी है, ये कौन सा नेशनल पार्क है उत्तराखंड में? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रयाग यानी कि नदियों का संगम, ये तो हमें पता ही है। अच्छा, प्रयाग इधर दिए हुए हैं और नदियों का संगम इधर दिया हुआ है, तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखते हैं। तो पहले है कि विष्णु प्रयाग, होली गंगा और अलकनंदा, क्या ये सही है? तो सही है, क्योंकि भगवान विष्णु के चरणों की धूल, तो यहाँ से रिलेट हो गया ना, तो ये तो सही है। दूसरा, नंद प्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा, नहीं, नंद प्रयाग जो था वो नंदाकिनी नदी पे था, मंदाकिनी नहीं, तो ये गलत है। मंद कौन कर दे रहे थे? भगवान भोलेनाथ, रुद्र। तो कर्ण प्रयाग, पिंडार और अलकनंदा, बिल्कुल, कर्ण ने पिंड का दान किया था, तो ये भी सही है। तो कौन सा सही है? तो एक और पहला कथन सही है और ये वाला अपना तीसरा कथन। ऑप्शन कहाँ पर है? ये रहा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा इसमें सही होगा। अब अगला प्रश्न है कि केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर से नदी निकल रही थी, जिसकी गति को मंद कर दिया था भोलेनाथ ने। देख रहे हैं कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं। मंदाकिनी नदी, तो ऑप्शन सी, केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। और एक बद्रीनाथ याद रख लेना कि जो बद्रीनाथ है वो अलकनंदा नदी के स्थित है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो अगला प्रश्न है कि गंगा की वह एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम यानी कि ओरिजिन मैदानी यानी कि प्लेन से होता है, प्लेन्स एरिया से होता है? तो ये वाली अपनी सोन, गोमती, रामगंगा, गंडक, कौन सी है? तो रामगंगा। रामगंगा आपको पता है फुलहर झील, जो कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी और शालिग्रामी के नाम से जाना जाता है? नेपाल में कहते हैं नारायणी और शालिग्रामी, उसे भारत में क्या कहते हैं? तो इसे भारत में क्या कहते हैं बताइए? इसे कहते हैं ये वाली अपनी गंडक नदी। गंडक नदी को ही नेपाल में गंडक नदी को नारायणी और पहाड़ों में शालिग्राम कहते हैं, उसे शालिग्रामी। अब अगला प्रश्न है कि पंच प्रयाग का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या है? अच्छा, तो अलकनंदा नदी थी ना, यहाँ पर ऐसे नदियां मिल रही थी, तो उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है। तो उत्तर से दक्षिण में क्रम, तो देखिए, अब आपको हो सकता है क्रम ना याद हो, लेकिन आपको इतना तो याद है कि देवप्रयाग सबसे नीचे है। कैसे? क्योंकि देवप्रयाग में ही अलकनंदा और भागीरथी आकर मिल रही थी, तो देवप्रयाग तो सबसे आखिर में होगा। देव इसमें भी है, देव इसमें भी है। तो ऐसे ही आपने ये दो ऑप्शन तो कट कर दिए, ये वाला ना, ये हो सकता है क्योंकि इसमें विष्णु है आखिर में, ये नहीं हो सकता। इसमें कर्ण है तो ये नहीं हो सकता।
ये दोनों सही हो सकते हैं, पहला और दूसरा। अब सबसे ऊपर क्या था? विष्णु भगवान के चरणों की धूल में से निकली थी, तो विष्णु प्रयाग था। विष्णु अच्छा इन दोनों में है, तो यहाँ से भी आप नहीं लगा सकते। वैसे देखिए इसका क्रम आप याद कर लीजिए, क्योंकि मुझे तो याद है, आप भी याद कर लेना, बहुत आसान है, क्योंकि सबसे पहले तो विष्णु प्रयाग है ना, क्योंकि भगवान विष्णु के चरणों की धूल से, और आखिर में देव प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग सबसे ऊपर है, वी से विष्णु प्रयाग। उसके बाद अपनी नंदाकिनी नदी आई थी, नंद प्रयाग। उसके बाद तीसरी पिंडार नदी थी, नंद प्रयाग। पिंडार नदी का कर्ण प्रयाग था, कर्ण प्रयाग। उसके बाद यहाँ से मंदाकिनी नदी आई थी, फिर रुद्र हो गई थी स्पीड, और सॉरी धीमी हो गई थी, मंद हो गई थी रुद्र प्रयाग में। उसके बाद फिर गंगा बन जाती है देव प्रयाग में। ठीक, तो ये इसका क्रम है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण, रुद्र और देव। तो विष्णु नंद, ये रहा विष्णु नंद कर्ण रुद्र देव, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बाकी इसमें ये गलत है, ऑप्शन ए ही इसका सही है। अब आगे चलें। अगला प्रश्न है कि सोन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए करते हैं। क्या यह गंगा नदी के दक्षिण तट की एक बड़ी सहायक नदी है, सोन नदी? तो हाँ, ये तो सही है, गंगा नदी जो थी ये दक्षिण में एक बड़ी सहायक नदी है ये। इसका उद्गम अमरकंटक पठार से होता है, ये भी सही है, दोनों ही कथन सही है अभी तक तो। तीसरा कथन है कि यह पटना के पास गंगा में मिलती है, तो ये भी कथन सही है। यानी कि इसके तीनों ही कथन सही हैं, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और पटना में दानापुर के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। और बड़ी सहायक नदी तो है ही एक, सबसे बड़ी नहीं पूछा क्या, क्या इसकी एक बड़ी सहायक नदी? हाँ, तो केवल 1, 2 और 3 कहाँ पर है? ये सभी, अच्छा 1, 2 और 3 सभी, ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न है कि गंगा की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, जो उन्हें पश्चिम से पूर्व के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, थोड़ा यहाँ पर आपका टाइम लगेगा, ऐसे इन्होंने पूछ लिया। अब देखिए, ऊपर होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर, नीचे होता है साउथ दक्षिण, इस तरफ होता है ईस्ट पूर्व, इस तरफ होता है वेस्ट पश्चिम। भूगोल में ये कभी दिशा चेंज नहीं होती। कभी आप कोई मैप बनाओ, कुछ बनाओ, तो ये दिशाएं ऐसी ही रहेंगी, इधर पूर्व होगा, इधर पश्चिम होगा। अब ऐसे है, गंगा नदी इस तरफ बह रही है, ठीक। तो ये है पूर्व और ये है पश्चिम, पश्चिम। तो हमें क्या करना है, उन्हें पश्चिम से पूर्व मतलब इस तरफ से सही क्रम में लगाना है, यहाँ से सही क्रम में लगाते हुए जाना है। तो वैसे तो सबसे पहले आती है रामगंगा, है ना? और यहाँ पर रामगंगा नहीं, अच्छा इन्हीं नदियों में से लगाना है, घाघरा, गंडक, कोसी और गोमती। तो सबसे पहले गोमती आती है, क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश वाला आएगा, गोमती। गोमती के बाद घाघरा, घाघरा बाद गंडक, क्योंकि फिर उसके बाद कोसी बिहार में। तो मुझे तो, क्योंकि अब डायग्राम इतनी बार पढ़ चुका हूँ, इतने बार मैं सब, मुझे तो याद है। यहाँ पर अगर आप देखिए सबसे पहले घाघरा आ रही है कि नहीं? डायग्राम देखकर आपको याद आता होगा। अरे गोमती भी थी ना, सबसे पहले ये देखिए गोमती है कि नहीं? गोमती बाद कौन सी है? घाघरा। घाघरा बाद कौन सी? गंडक। गंडक बाद कोसी। यही तो 4 थी उसमें, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये अपना पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ना था। यही 4 नदियाँ पूछी गई थी ना, घाघरा, गंडक और अपना कोसी। देखिए कहाँ पर, घाघरा, गंडक, गोमती और कोसी। तो सबसे पहले गोमती आती है, तो गोमती मतलब कि 4 पहले आएगा। तो ये 4 इसमें है, 4 इसमें है। तो अभी सही नहीं, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। तो गोमती के बाद कौन सी आती है? गोमती के बाद आती है घाघरा। तो घाघरा कौन से नंबर पर है? 1 नंबर पर। 1 इसमें है 4 के बाद, तो ये सही होगा। 4, 1, 2, 3 यानी कि गोमती, अपना गोमती बाद घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद कोसी। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।